हेलो दोस्तों, वेलकम। एंड सीपीसीबी का जो पेपर है वो आ चुका है। 18th को है, 18 जून को। रिगार्डिंग दिस एंड यूजीसी नेट एग्ज़ाम वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसी के सिलेबस से हमने लिया है, आप देख सकते हैं, पेपर 9 से डी के। और हम आज बात करेंगे मिलानकोविच, जेम्स ई लवलॉक, गाया हाइपोथेसिस और ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल साइकिल्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपने शायद इससे पहले इनको डिटेल में ना पढ़ा हो। चलिए बहुत जल्दी चलते हैं। हमारे नए चैनल्स बने हैं, पुराने चैनल्स को किसी वजह से डिलीट करना पड़ा था। इसके लिए नए चैनल्स के नए लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिलेंगे, जल्दी से ज्वाइन करिए, डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हम बात करते हैं मिलानकोविच साइकिल की। देखिए, ही वॉज एन एस्ट्रोफिजिस्ट। सर्बिया देश के थे ये, यूरोप जो कि रशिया के बगल में पड़ता है। तो इन्होंने 3 साइकिल्स के बारे में बात की है, इनके ही नाम पर दिया गया है मिलानकोविच साइकिल्स। और ये जो साइकिल्स हैं ये क्या करती हैं, ये सीजनैलिटी यानी सीजन्स, गर्मी, बरसात और ठंड यानी ऑटम, विंटर और समर के बारे में प्रेडिक्शन देती हैं। और सोलर एनर्जी के अमाउंट का जो अर्थ पर पड़ने वाला अमाउंट है उसके बारे में भी बताती हैं। ये 3 जो हैं वेरिएशंस अर्थ के, इनका नाम है इसेंट्रिसिटी, एक्सियल टिल्ट एंड प्रेसिजन। तो इनके बारे में हम बात करेंगे मिलानकोविच साइकिल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली जो मिलानकोविच साइकिल है, साइकिल एक्चुअली फैक्टर्स है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो मिलानकोविच कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अर्थ के स्टेबिलिटी बैलेंस में। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, सिंपली द शेप ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो अब तक आप सबको पता चल गया होगा कि धरती जो है वो बिल्कुल गोल नहीं है, वो अंडाकार एग शेप यानी एलिप्टिकल है। और इसके अलावा जो एक्सिस है यानी अर्थ जो सन के अराउंड घूमती है वो भी एलिप्टिकल ही शेप्ड है। तो इसके बारे में बहुत ही रिनाउंड इन्फॉर्मेशन है, आप जान लीजिए। हर 1 लाख साल में एट अ पीरियड ऑफ 1 लाख ईयर्स 0 to 5% इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ये जो शेप है इसका एंगल हल्का सा चेंज होता रहता है। और इस चेंज की वजह से अर्थ में क्या चेंजेस आते हैं देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये लेस इलेप्टिकल है, सीधा है, गोल है, स्फेयर है। ये मोर इलेप्टिकल है। कैसे मोर इलेप्टिकल है, तो आप देखेंगे क्या किया है, इस लेस इलेप्टिकल के इधर के कोनों को खींच दिया, एक्सपैंड कर दिया, तो ये बन गया। और ये जो ऑर्बिट है इसकी वजह से क्या होगा, तो आप देखेंगे कि इसकी वजह से क्या है, ये सन रही तो अर्थ जब यहाँ आती है तो क्लोज हो जाती है, यहाँ चली जाती है तो दूर हो जाती है। जबकि अगर लेस इलेप्टिकल में होता तो सारे सीजन्स एक जैसे होते हैं। और इस वजह से ही अगर इलेक्ट्रिसिटी हर 1 लाख साल में चेंज होगी तो धरती के क्लाइमेट, सीजन्स भी चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि सन से पड़ने वाली लाइट जो है उसका डिस्टेंस और उसकी लोकेशन पर असर पड़ेगा। यही बात कही थी किसने, यही बात कही थी मिलानकोविच ने। और क्लोज़र एस्पेक्ट में आपको समझना है तो आप ये समझिए, आपने सुना होगा पेरिलीनियन एंड एपिलीनियन। एपिलीनियन है सबसे दूर का पॉइंट और पेरिलीनियन है सबसे पास का पॉइंट सन से, जो धरती की ऑर्बिट में या धरती जहाँ पर उस पॉइंट पर होती है। तो आपको पता होगा जनवरी 4 हम क्लोजेस्ट होते हैं सन के, और जुलाई 5 जो है वहाँ हम एपिलीनियन यानी फारदेस्ट हो जाते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, जो एपिलीनियन एंड पेरिलीनियन है इन दोनों पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिसिटी एंगल का डिफरेंस सिर्फ 3% है। यानी एपिलीनियन पर अगर 63% है इलेक्ट्रिसिटी तो पेरिलीनियन पर ये होती है 66, 3% का अंतर। लेकिन इस 3% के अंतर की वजह से जो सोलर रेडिएशन आता है वो 6% के डिफरेंस का आता है। यानी अगर यहाँ पर 100 आ रहा है तो यहाँ पर 106 आता है। और ये 6% लाइफ को, लिविंग बीइंग्स को और सारे इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करता है। तो अगर ये धीरे धीरे चेंज होती जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एंगल, तो सोलर रेडियंस भी चेंज होता जाएगा, सीजन्स भी चेंज होते जाएंगे, क्लाइमेट और वेदर भी चेंज होता जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है मिलानकोविच साइकिल का वो है एक्सियल टिल्ट। तो इसका आपको हल्का सा आइडिया हो रहा होगा, जो अर्थ है वो हल्का सा टिल्ट पे है और ये टिल्ट
जो है इसके बारे में मिलानकोविच क्या कहते हैं, तो देखते हैं। तो ये कहते हैं दिस इज़ सेकंड ऑफ द 3 मिलानकोविच साइकिल्स, और ये बताते हैं कि हर 41,000 ईयर्स में जो डिग्री है टिल्ट की, क्योंकि आपने देखा ना ये स्ट्रेट हमने ले लिया, ये एक एंगल बन रहा है, ये एंगल है लगभग 20 डिग्री के आसपास 21.5। अभी ये डिग्री आपको मैं बता दूं, अभी धरती का एक्सियल टिल्ट है 23 डिग्री। तो ये चेंज होता रहता है, ये भी जब चेंज होता है तो चेंज होता है बहुत कुछ। देखते हैं कैसे। ये आपने देखा ये है 24.5 डिग्री, ये है 21 डिग्री। आपको दूर से लग रहा होगा बहुत ही माइन्यूट चेंज है, लेकिन आप देखेंगे लेस टिल्ट क्या करता है, रेडिएशन रिसेंट्स बिटवीन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स में वेरिएशन लाता है। आप देखेंगे कि ये पोलर रीजन है, हम मान लेते हैं, और यहाँ पर पोलर रीजन है। अब इस टिल्ट में सन की रेज़ आ रही हैं, लेकिन यहाँ इस जगह पर नहीं आ पा रही हैं। तो ये जो जगह है यहाँ पर आइस शीट्स ज़्यादा हो जाएंगी, कोल्ड वेदर ज़्यादा हो जाएगा, और हम देखेंगे कि इवेंचुअली क्या हो रहा है, क्लाइमेट और वेदर और स्टेबिलिटी और इकोसिस्टम चेंज होते हैं। जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो इकोसिस्टम अपने आप को उस हिसाब से चेंज करता है, ज़्यादा गर्मी में भी इकोसिस्टम अपने हिसाब से चेंज करता है। थर्ड फैक्टर है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है, जो अर्थ एक टॉप की तरह, एक लड्डू की तरह, एक चक्कर की तरह घूमता है अपने एक्सिस पर, वो जो स्पीड है वो धीमी स्पीड कहलाती है प्रिसीजन, और ये भी हर 23,000 साल 23,000 ईयर्स में चेंज होता रहता है। तो अगर ये चेंज होगा तो सिंपल सी बात है सीजन्स में वेरिएशन आएगा। ये 3 थे मिलानकोविच साइकिल, बहुत डिटेल में हम नहीं गए, हमने ऊपर जान लिया। अब आते हैं गिया हाइपोथेसिस पर। ये है जेम्स लवलॉक, 91 एज है इनकी, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एक थ्योरी दी थी। वो थ्योरी कहती है कि इट प्रपोजेस दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक सराउंडिंग जो धरती पर हैं वो सिंगल एक एंटिटी के तौर पर काम करती हैं, और धरती को वो एक धरती जो हमारी है वो बनी तो कई फैक्टर्स से है, लेकिन वो सारे फैक्टर्स एक होके काम करते हैं धरती को लाइफ सस्टेन देने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये एक नॉर्मल हाइपोथेसिस, आप कहेंगे इसका इम्पोर्टेंस क्या ही है, लेकिन अभी आप देखेंगे कितना डिटेल्ड में इसके बारे में हम जानेंगे। इन्होंने तो एक नॉर्मल बात कह दी कि स्टेबिलिटी के लिए कई फैक्टर सिंगल हो जाते हैं, ये वो। चलिए देखते हैं। पहला एग्जांपल, ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो धरती पर आपको पता होगा कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एटमॉस्फेयर में इसको सबसे ज़्यादा क्यों नहीं किया गया। सिंपल एक एग्जांपल अगर आप जानें, सिंपल सी बात है कि एटमॉस्फेयर में ये सबसे ज़्यादा अगर इसको कर देते तो अभी जो 21% ऑक्सीजन है, इससे ज़्यादा करने पर दिक्कत क्या है, ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव गैस और एलिमेंट फ्लोरीन के बाद। ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये सब कुछ बर्बाद कर देती, इसीलिए ऑक्सीजन की हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलती है। अर्थ क्रस्ट में मिलेगी, एटमॉस्फेयर में मिलेगी, मिनरल में मिलेगी। यानी कि अर्थ ने क्या किया, ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा रिएक्टिव थी इसलिए ऑक्सीजन को स्टोर किया है। आप एक तरह से कह सकते हैं इसको क्या किया है, स्टोर कर लिया है क्रस्ट में, कॉम्बिनेशन करके, रिएक्शन करके। यही गिया हाइपोथेसिस कहती है। तो गिया हाइपोथेसिस एक जो नॉर्मल आप स्टेटमेंट देख रहे हैं उससे इसको मत समझिए, इसका बहुत ही डिटेल्ड वर्जन भी है। और दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। तो मीथेन जो है, आपको पता होगा मीथेन बहुत ही कम अमाउंट पे है, 0.1% जो अदर गैसेस होती हैं, यानी ट्रेस अमाउंट, उसमें मीथेन का कुछ बहुत ही छोटा अंश है। तो मीथेन बोला जाता है कि मीथेन 1 लाख टन्स पर एनम लगभग होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों कि मीथेन भी कंबस्टिबल है, अगर मीथेन ज़्यादा हो जाएगी तो आपको पता है इंस्टेबिलिटी होगी, और इस वजह से ही ये जो गिया हाइपोथेसिस है कहती है कि सबका बैलेंस ज़रूरी है। तो ये बहुत ही वास्ट एंड एक्सपैंडेड है। ये मैंने एक छोटे से 2 एग्जांपल दिए जो आपको समझ में आए। जेम्स लवलॉक ने इसे जब दिया था तो उसका नाम था गिया हाइपोथेसिस जिसको प्रूव करें, लेकिन अब ये एक थियरी बन चुकी है और इस पर बहुत से रिसर्चर्स आज की डेट में काम कर रहे हैं और इसको प्रूव भी किया गया है। 2005 में यूरोपियन साइंटिस्ट ने इस पर कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसको सही बताया।
तो अभी भी इस पे काम चल रहा है। बहुत डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी कई प्रेडिक्शन दी जाती है। जैसे पहली प्रेडिक्शन थी मार्स इज़ लाइफलेस, मार्स में ज़िंदगी नहीं हो सकती, मार्स प्लैनेट में 1988 में ये दिया गया। इसके टेस्ट किए गए और रिज़ल्ट क्या आया, वाइकिंग मिशन जब 1975 में मार्स पे जाता है तो वो कहता है बिल्कुल सही है, अभी मार्स में जो है अभी ज़िंदगी नहीं है ड्यू टू इट्स एटमॉस्फेयर। तो ऐसी कई प्रेडिक्शंस दी है गिया हाइपोथेसिस के अंडर साइंटिस्ट और लोगों ने, और फिर उनको टेस्ट किया जाता है। उन सब के बाद यानी गिया हाइपोथेसिस और थ्योरी आज भी हर रोज़ टेस्ट होती है अलग अलग पैरामीटर्स पर। बात करेंगे एक अलग टॉपिक पर, ग्लेशियल इंटर ग्लेशियल साइकिल। बहुत ही आसान है। जो नदर्न हेमिस्फेयर यानी धरती का इक्वेटर का ऊपर का जो नॉर्थ का हिस्सा है नदर्न हेमिस्फेयर, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आइस जो होती हैं वो आती हैं जमती हैं, उसे हम कहते हैं ग्लेशियल पीरियड। और जब तो कुछ समय बाद CO2 के ज़्यादा उत्सर्जन एमिशन या प्रोडक्शन की वजह से ख़त्म हो जाती हैं तो उसे कहते हैं इंटर ग्लेशियल पीरियड। हो क्या रहा है, ग्लेशियल और इंटर ग्लेशियल साइकिल एक बैलेंस में चलता है। बर्फ़ आती है, कुछ टाइम बाद हटती है, फिर बर्फ़ आती है, हटती है। ग्लेशियल जो है वो कम हो गया है, इंटर ग्लेशियल पीरियड ज़्यादा हो गया है। यानी 5 साल तक अगर बर्फ़ रहती थी तो 5 साल तक नहीं रहती थी, फिर 5 साल तक रहती थी, 5 साल तक नहीं रहती थी। अब ये साइकिल क्या हो गया है, अब बर्फ़ रहती है 2 साल, 7 साल नहीं रहती है, फिर नहीं रहती है 2 साल, और ये जो पीरियड है ये क्या हो गया है, ये डिसरप्ट हो गया है। छोटे से फॉर्म में अगर आप समझना चाहें तो ये देखिए 18,000 ईयर्स पहले क्या स्थिति थी। ये वाइट जो आप देख रहे हैं मैप में, ये है आइस। आज आप देखिए आइस आपको बिल्कुल ही कम दिख रही होगी, 50% नहीं, आपको ये बहुत से भी बहुत ज़्यादा कम दिख रही होगी। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।